Namaskar, myself Dr. Ritu Verma. Welcome to my channel. Today we will study about the adjoint of a square matrix. So adjoint किसी मैट्रिक्स का क्या होता है वो अगर हमें बताना है तो फर्स्ट तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एंड देन मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर हमें गिवन है तो हम उसका एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं. So when all the elements of a matrix A are replaced by its cofactor, then the transpose of that matrix is known as the adjoint of a matrix. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है तो हम उसके सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, सारे हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए उसका कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे और जब हम उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो हो जाता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए. जैसे हम क्या बोलते हैं कि अगर लेट सपोज A11 का A11 का कोफैक्टर है कैपिटल ऑफ A11. ठीक है, सिमिलरली A12 है उसका कोफैक्टर है A12. ऐसे ही हमने सारे एलिमेंट का कोफैक्टर ले लिया A12. तो जब आप वो सारे एलिमेंट्स को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख कर उसका अगर ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा. जैसे आप यहाँ देखिए हमने एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है A11. ठीक है, अगर आप जैसे इन सबको ले लेते हो तो आप इनको अगर अरेंज करोगे तो ये हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. ठीक है, ये हमने सारे इंडिविजुअल कोफैक्टर्स निकाल के हर एलिमेंट के और यहाँ पे रख दिए. अब जब हम इसका अगर ट्रांसपोज ले लेते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा. ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट रो हमारी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी. तो ये फर्स्ट रो में क्या है A11 A12 A13, तो ये हो गया A11 A12 A13, ये फर्स्ट कॉलम हो गई. सिमिलरली सेकेंड जो रो है वो सेकेंड कॉलम बन जाएगी. तो सेकेंड रो है A21 A22 A23, तो ये हो गया A21 A22 A23. सिमिलरली थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी. तो जब आप जो मैट्रिक्स आपका आएगा कोफैक्टर्स का उसको अगर आप ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है, नाउ एडजॉइंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. वो होता है कि अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए में खुद उसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करते हो तो वो इक्विवेलेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई मैट्रिक्स का. ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए आपने किसी का निकाला और आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हो तो वो इक्विवेलेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और n की पावर n-1. n यहाँ पे क्या है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. जिस भी मैट्रिक्स के ऑर्डर मतलब जैसे 2x2 या 3x3 की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2-1 मतलब डिटर्मिनेंट की पावर 1 या 3-1 डिटर्मिनेंट ए की पावर 2. तो आपको डिटर्मिनेंट ए निकाल के उससे मल्टीप्लाई कराना रहेगा. ठीक है, सिमिलरली अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए आपने निकाला किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला एंड दोबारा उसका एडजॉइंट आप निकाल रहे हैं तो वो इक्विवेलेंट होगा. आप उस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो और उसकी पावर में आप रख दो n-2 इंटू ए. आप जब ये निकालोगे तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए इन उसका एडजॉइंट विल बी इक्विवेलेंट टू दिस वैल्यू. ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं. समटाइम्स कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो ये आपको माइंड में रखना है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, किसी भी अगर जैसे हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है तो उसका अगर इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं. द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. दैट मीन्स मॉड ऑफ ए. मॉड ऑफ ए मतलब उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 नहीं आती है तो हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ये फॉर्मूला आपको इनवर्स के लिए माइंड में रखना है, ये आपको याद होना चाहिए और ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, आपको ज़रूरत भी पड़ती है एग्जाम्स में. तो आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको एकदम टिप पर होना चाहिए. ठीक है, तो लेट सपोज फॉर अ मैट्रिक्स अगर हमने सपोज कर लिया कि 2x2 का एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी और उसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है. तो अगर आप इनवर्स उसका फाइंड आउट करना चाहते हो तो फर्स्ट हमें क्या निकालना होगा, उसका एडजॉइंट निकालना होगा और उसमें डिवाइड करना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए से. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाता है,
जो भी मैट्रिक्स है उसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, जैसे ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ सी बी, तो ए डी माइनस ऑफ सी बी, तो ये डिनोमिनेटर में है, तो ये 1 अपॉन हमने ये लिख दिया। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम इस मैट्रिक्स का निकालते हैं तो या तो आप निकाल लो, तो अगर जैसे लेट सपोज हमारे पास ए गिवन है, ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो हमने क्या किया है कि एक मैट्रिक्स ले लिया है कोफैक्टर का, ठीक है, इसका हम कोफैक्टर निकालते हैं। फर्स्ट ए है, तो ए एलिमेंट के लिए हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, डी। ठीक, सिमिलरली हमने क्या किया, अब हमें बी के लिए निकालना है, तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड किया तो आ जाएगा सी, तो ये बी का कोफैक्टर ये हो गया। सिमिलरली सी के लिए निकालना है, तो फर्स्ट कॉलम को और सेकंड रो को हाइड किया तो ये आ जाएगा बी। सिमिलरली अगर डी के लिए निकालेंगे तो डी का सेकंड कॉलम और सेकंड रो को हाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ए। तो ये तो आया कोफैक्टर। ठीक है, अब मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में मैं एडजस्ट कर दूंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी सी बी ए। और हम इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि जब हम कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो कोफैक्टर के लिए हमें माइनर की जरूरत पड़ती है, और माइनर में हम क्या करते हैं, जो -1 है उसकी आई प्लस जे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ आई प्लस जे मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ आप आई प्लस जे मतलब ये आई और जे हो गया, तो आई 1 और j 1, तो 1 प्लस जे 2 हो गया, तो -1 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसलिए हमने डी में मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन बी में क्या है, क्योंकि आई यहाँ पे हमारा 1 है और जे यहाँ पर हमारा 2 है। ठीक है, तो आई प्लस जे, इसका मतलब 1 प्लस 2 3 होता है, तो -1 की पावर अगर आप 3 लिखते हो तो उसका इक्विवेलेंट क्या आता है, -1, तो आप यहाँ पे इसीलिए माइनस साइन लगा रहे हो। सिमिलरली सी में भी हम यहाँ पर माइनस साइन लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया डी माइनस ऑफ बी एंड माइनस ऑफ सी इंटू ए। ठीक है, तो ये तो हुआ ए इनवर्स का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, उसके थ्रू अगर कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है तो हम उसको इस तरीके से ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो है हमने यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है 2x2 मैट्रिक्स का, तो या तो आप ऐसे कोफैक्टर वगैरह निकाल के सॉल्व कर लो, अदरवाइज एडजॉइंट ऑफ ए अगर जैसे हमें गिवन है, इसी को हम ले लेते हैं, तो अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकाल करके उसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम उसे डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। हमें करना क्या है कि ए और जो डी है उनको इंटरचेंज कर देना, मतलब डी यहाँ लिख देना है, ए यहाँ लिख देना है, और बी और जो सी है उसमें साइन चेंज कर देना। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आपको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाएगा कि अगर 2x2 का मैट्रिक्स है और उसका मुझे अगर एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, तो मैं उसका कोफैक्टर वगैरह निकाल करके उसको ट्रांसपोज नहीं करेंगे, हम सिंपल उसको सॉल्व कर देंगे, ए और डी को इंटरचेंज कर देंगे और बी का माइनस साइन कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है ये इंटरचेंज हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं ए और डी जो है इसे हमें इंटरचेंज करना है। ठीक है, एंड ये जो बी और डी है इसमें हमें साइन चेंज कर देना है, पुट माइनस साइन, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना। सिंपली हम ये करेंगे तो ये एडजॉइंट ए निकल के आ जाएगा। नाउ जो इनवर्स मैट्रिक्स होता है उसका भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आइए हम वो देख लेते हैं। मैट्रिक्स बी सेड टू बी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इफ, तो अगर हमें जैसे हमने मान लीजिए अगर ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला है वो बी आ रहा है, तो अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इक्विवेलेंट आएगा आई मैट्रिक्स के। ठीक है, सिमिलरली अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स आप निकालते हो तो वो इक्विवेलेंट होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। सिमिलर नेक्स्ट, अगर जैसे आप ए इंटू बी आपने दो मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लाई करा करके उसका इन्वर्स निकालते हो, तो वो इक्विवेलेंट होगा आपके बी इनवर्स मल्टीप्लाइड ऑफ ए इनवर्स, मतलब आप बी जो इंडिविजुअल मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकाल लो, ए जो इंडिविजुअल मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकालो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करा दोगे
तो वो इक्विवेलेंट आएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स है तो आप ए बी सी तीनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद उसका अगर इन्वर्स निकालते हो तो वो इक्विवेलेंट होगा इनवर्स ऑफ इंडिविजुअल मैट्रिक्स, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनवर्स ऑफ इंडिविजुअल मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ कि आपको इंडिविजुअल मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लेना है लेकिन रिवर्स फॉर्म में। जैसे सी का निकालोगे आप, पहले सी इनवर्स निकालोगे, फिर बी इनवर्स निकालोगे, फिर ए इनवर्स निकालोगे, तो आपका ये दोनों इक्विवेलेंट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आपने मान लीजिए किसी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकाल के फिर उसका अगेन इनवर्स निकाला है तो वो इक्विवेलेंट होता है ए मैट्रिक्स के। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये चीज आपको मतलब माइंड में रखना है व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ मैट्रिक्स। ठीक है, जो हमें अगर जैसे मैट्रिक्स गिवन होता है तो हम उसका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जैसे कोई रो है तो उन रो को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे R1 को R2 से रिप्लेस कर सकते हैं, या हम किसी कांस्टेंट को किसी रो में मल्टीप्लाई करा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो और कॉलम बाय अ कांस्टेंट, तो R2 को हम लिख रहे हैं थ्राइस ऑफ R2, मतलब R2 जो हमारा अपडेटेड रो सेकंड होगी उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ वन रो टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सम अदर रो, और सेम चीज इज एप्लीकेबल फॉर कॉलम, तो वो भी हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। ठीक है, जैसे R2 इज इक्वल्स टू R2 प्लस R1। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर रो में किसी नंबर को ऐड कर रहे हो या किसी रो को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का डिटर्मिनेट जैसे अगर निकालना होता है ना तो उस पे कुछ रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको किसी एग्जाम में पूछ लिया गया है कि कोई क्वेश्चन दे दिया गया है और उसने कहा है कि आपको जैसे एक मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, और उसमें कह दिया है कि R1 और R2 को आप रिप्लेस करो या 3 से मल्टीप्लाई करो, और फिर हमसे पूछ लिया गया है कि ए का डिटर्मिनेंट ये है, तो जब हम रो में या कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर डिटर्मिनेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वो चीज आपको बता रही हूँ कि जब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो जो भी हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ही हमारे डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा चेंज आता है। तो आइए हम वो देख लेते हैं। तो लेट सपोज हमने लिया है एक एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल लिया है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास a है और हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा, 1 इंटू 4 4 माइनस ऑफ 3 इंटू 2 6, तो इसका डिटर्मिनेंट निकल के आ रहा है 2। ठीक है, अब हमने फर्स्ट क्या कंडीशन पढ़ी थी, फर्स्ट क्या किया था हमने, इंटरचेंज किया था R1 को R2 से। तो हम R1 को R2 से चेंज करके देखते, फर्स्ट हमने किया था R1 इंटरचेंज ऑफ R2, तो ये किसके इक्विवेलेंट आ रहा था, ये हो जाएगा R1 की जगह R2, R2 की जगह R1 आ जाएगा, तो R2 है 3 4, इसका मतलब ये R1 की प्लेस पे आ जाएगा 3 4 एंड 1 एंड 2। ठीक है, तो जब हमने इसको आपस में इंटरचेंज किया है, नाउ अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट हमने निकाला तो क्या निकल के आया, 6 माइनस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 2। देखिए, पहले जब हमारे पास a था तो उसका डिटर्मिनेंट आ रहा था -2, लेकिन जब हमने दो रो को इंटरचेंज कर दिया तो इसने भी जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू को चेंज करके, वैल्यू सेम आ रही है बस उसका उसने माइनस साइन चेंज कर दिया है। ठीक है, नाउ सेकंड हमने क्या पढ़ा था, सेकंड हमने पढ़ा था कि R2 को हमें रिप्लेस करना है विथ थ्राइस ऑफ R2, तो क्या था वो, R2 विल बी इक्वल टू थ्राइस ऑफ R2, तो ये क्या आ जाएगा, R2 को हमें रिप्लेस करना है, मतलब R1 हमारा एज इट इज रहेगा, तो ये हुआ 1 एंड 2 एंड R2 इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ R2, मतलब हमारी जो सेकंड रो है उसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 9 एंड 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 12। ओके, नाउ अब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 12 माइनस ऑफ 18 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6। अब माइनस ऑफ 6 आ रहा है तो अगर आप इसको ब्रेक करना चाहो तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2 इंटू 3
मतलब क्या हुआ, ये डिटर्मिनेंट तो वही हुआ जो हमारा मैट्रिक्स ए का निकला है, लेकिन हम अगर देखेंगे तो रो में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो डिटर्मिनेंट में भी 3 से मल्टीप्लाई करके हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यही कह रही थी कुछ देर पहले कि एग्जाम्स में अगर ऐसा पूछ लिया कि आपको मैट्रिक्स ए दे दिया, उसका डिटर्मिनेंट दे दिया ये ए है, और फिर आपसे पूछ लिया कि अगर हम उसके रो में या कॉलम में इसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा देते तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो आप सिंपली जो भी कांस्टेंट है उसको डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करा दोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई एक रो की बात। अगर मान लीजिए आप 3 से या किसी कांस्टेंट से सारे रो में मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो फिर आप क्या करोगे, कैसे पता करोगे, तो उसके लिए एक कंडीशन है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए n क्रॉस n इज इक्वल्स टू p। ठीक है, हमारे पास कोई n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट p आ रहा है, देन अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना चाहते हैं लेकिन हमने उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब पूरा का पूरा मैट्रिक्स में ही किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दिया, तो वो इक्विवेलेंट होगा k की पावर n इंटू p। के हमारा जो कांस्टेंट है वो, और जितने नंबर बाय मतलब जितने बाय जितने का मैट्रिक्स है, 2/2 या 3/3 जितने का भी मैट्रिक्स है आप उसकी पावर में लगा दोगे, और उसमें जो पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही थी उसमें आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो वो इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ये रिलेशन है, आप इस तरीके से भी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, थर्ड था, हम एडिशन कर रहे थे रो का। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है R2 इज इक्वल्स टू R1 R2 प्लस R1, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, R2 को हम चेंज कर रहे हैं तो 1 2 फर्स्ट रो हमारी एज इट इज रहेगी। हम क्या बोल रहे हैं, R2 इज इक्वल्स टू R2 प्लस R1, तो R2 प्लस R1 मतलब हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो क्या आ रहा है, 6 माइनस ऑफ 8, 6 माइनस ऑफ 8 मतलब यहाँ पे -2 आ रहा है। देखिए हमने चेंजेस किया सिर्फ रो में, तो जो हमारा डिटर्मिनेंट पहले आ रहा था वही डिटर्मिनेंट अभी भी आ रहा है। सिमिलरली अगर आप निकालते हो R2 इज इक्वल्स टू R2 माइनस ऑफ R1, तो ये किसके इक्विवेलेंट आएगा, 1 2, और ये हो जाएगा 2 एंड 2। तो यहाँ से आप निकालोगे तो यहाँ से भी सेम आपका -2 डिटर्मिनेंट निकल के आ रहा है। ठीक है, नाउ अब हम अगर देखते हैं कि हम किसी रो में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किसी कांस्टेंट का। ठीक है, सॉरी, तो ये हम लेते हैं R2 इज इक्वल्स टू R2 ऑफ माइनस ऑफ 5 ऑफ R1। ठीक है, अब मैं अगर ये लेना चाहती हूँ तो जो ए मैट्रिक्स था उसका निकल के आ जाएगा, फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं है, सेकंड रो से जब आप वैल्यू निकालोगे तो R2 माइनस ऑफ 5R1 मतलब हमें इसमें फर्स्ट रो में 5 से मल्टीप्लाई करना है एंड फिर इस पे R2 में से सब्ट्रैक्ट करना, तो ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ 5R1 मतलब ऑफ 5, तो 3 माइनस ऑफ 5 कितना हुआ, -2, तो ये हो जाएगा -2, और 4 माइनस ऑफ 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा -6। तो जब आप यहाँ से इसका निकालोगे डिटर्मिनेंट तो वो निकल के आएगा -2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फर्स्ट जो भी रो है या कॉलम है, मतलब फर्स्ट जो भी एलिमेंट है उसमें हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं डिटर्मिनेंट में भी वो ही चेंज होगा। मतलब देखिए यहाँ पे हमने R2 में कोई चेंज नहीं किया तो डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमने इनिशियली फर्स्ट वाला जो टर्म है उसके R2 में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं किया तो सेम हमारा -2 आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं किया तो हमारा -2 आ रहा है। लेकिन अगर हम लेट सपोज अब ये कर लेते हैं कि R2 इज इक्वल्स टू 5 ऑफ R2 माइनस ऑफ थ्राइस ऑफ R1, अगर अब हम इसका निकालना चाहते हैं तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 1 2 12 एंड 14। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा -10 विच विल बी इक्वलेंट टू, हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं -2 इंटू -5।
5 कहाँ से आया, ये 5 जो हमने इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया था वो उसे हमें डिटर्मिनेंट में भी सेम मल्टीप्लाई कर देना। डिटर्मिनेंट तो हमारा -2 है ही मैट्रिक्स ए का। ठीक है, और हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। लेट सपोज कि अब ये तो रो की, हम रो 2 की बात कर रहे थे, अब हम अगर रो 1 ले लेते हैं कि रो 1 हुआ, रो 1 में हमने चेंज किया कि ट्वाइस ऑफ R1 माइनस ऑफ थ्राइस ऑफ R2। ठीक है, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा मैट्रिक्स, -7 -8 3 एंड 4। जब आप ट्वाइस ऑफ R1 माइनस थ्राइस ऑफ R2 करोगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स आएगा। और फिर जब यहाँ से आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो डिटर्मिनेंट आएगा -28 प्लस 24 इज इक्वल्स टू -4। तो -4 को हम लिख सकते हैं -2 इंटू 2। तो -2 तो हमारा डिटर्मिनेंट हो गया मैट्रिक्स ऑफ ए का, और 2 जो ये कांस्टेंट है ये वही कांस्टेंट है जो हमने फर्स्ट एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें गिवन है तो अगर हम उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट में क्या चेंजेस आ सकता है और उससे क्या रिलेशन होता है, ये हम यहाँ से पता कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। हमें ये मैट्रिक्स गिवन है और हमसे कहा गया कि हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी, उसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो फॉर्मूला ये है कि अगर हमें अपर ट्रायंगल कोई अगर मैट्रिक्स है उसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या निकल के आता है, तो वो आता है फॉर अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, अगर हम उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो डिटर्मिनेंट आएगा प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल एलिमेंट। अब सबसे पहले तो हमें ये फॉर्मूला देखना है, तो इस फॉर्मूले में बात हो रही फॉर अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स ये होता है कि कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें जो डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर जो सारे वैल्यूज हो लेकिन नीचे में सब 0 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम इसे देखें तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट तो है ही, लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो जो नीचे में है सिर्फ 2 2 2, ये 2 वैल्यूज है, 3 वैल्यूज, अगर हम इसे 0 कर दे तो ये अपर ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब अपर ट्रायंगल में ये कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ये जो प्रिंसिपल एलिमेंट है इन सबको मल्टीप्लाई करा करके। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए। ये अपर ट्रायंगल एलिमेंट है, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है उसके ऊपर ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है, उसके नीचे अगर सारी वैल्यू 0 होती है तो वो अपर ट्रायंगल एलिमेंट होता है। तो हम इसको अब क्या करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है इसे अपर ट्रायंगल एलिमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अपर ट्रायंगल एलिमेंट में अगर हम इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम इस पे ट्रांसफॉर्मेशन पहले लगा के देखते हैं। हमें क्या करना है, ये 2 को 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो रो 4 है, इस 4 को रो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली रो 5 है, इस रो 5 में सेकेंड रो है, 1 यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, ये हम क्या क्या कर सकते हैं, R4 को हम चेंज करते हैं, R4 इज इक्वल्स टू R4 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ R3, R5 is equals to R5 minus of twice of R2, and R6 is equals to R6 minus of twice of R1। ठीक है, तो जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो फर्स्ट जो 3 रो है वो तो एज इट इज आ जाएगी, तो हम ये 3 रो एज इट इज लिख देते हैं। क्या गिवन था हमें, 1 1 2 3 4 एंड 2। नाउ
और क्या था 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0। नेक्स्ट था 0 0 1 2 0 0। नाउ ये तो 3 हो गई। नाउ R4 में हम क्या करेंगे, R4 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ R3, R4 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ R3। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग के दो तो टर्म 0 0 हैं। अब यहाँ हो जाएगा R4 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ R3, तो इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 2 माइनस ऑफ 2। तो ये हो जाएगा 0, मतलब 0 0 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 0 0। और यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ R3, मतलब 2 इंटू 2 4। तो 1 माइनस 4 कितना है, माइनस ऑफ 3, और बाकी ये दोनों तो 0 हैं, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ 3 0 0। सिमिलरली R5 के लिए करना है, तो R5 इज इक्वल्स टू, हम R5 में रो 2 की हम यूज कर रहे हैं, तो ट्वाइस ऑफ, मतलब R5 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ R2। तो 0 0, तो स्टार्टिंग में 0 आ जाएगा। नाउ 2 माइनस ऑफ 2 कितना हो जाएगा 0, तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी। और उसके बाद 4 तक 0 है, तो 4 इक्विवेलेंट 0 हमारे पास आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। नाउ अब हमें क्या करना है, इसके लिए निकालना है। तो ये वाला एलिमेंट है, यहाँ पे हम करेंगे R5 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ R2, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस ऑफ 1, सॉरी 1 माइनस ऑफ -4, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3। एंड ये तो 0 0 है, तो 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ 3 एंड 0। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमें देखना है, इस एलिमेंट को 0 करना है, तो ये हो जाएगा R6 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ R1, तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद 4 एलिमेंट तक 0 है, 1 2 3 4, मतलब 5 एलिमेंट हमारे 0 आ जाएंगे। तो नेक्स्ट हो जाएगा 0 0 0 0 0। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 4, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ 3। तो आप देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसे हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। ये जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है इसके नीचे सारे एलिमेंट 0 हैं, और जो भी वैल्यू है इसके ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। तो नाउ ये हमारा अपर ट्रायंगल एलिमेंट हो गया। और जब अपर ट्रायंगल एलिमेंट हो गया, मतलब हमारे जो सारे डायगोनल है एलिमेंट, इसके नीचे सब कुछ 0 है, और जो वैल्यू है उसके ऊपर है, तो अपर ट्रायंगुलर हो गया। अब फॉर्मूला क्या कहता था, अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट होगा प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल एलिमेंट। तो हमारा डिटरमिनेंट क्या निकल के आएगा, डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल एलिमेंट, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस ऑफ 3। तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा माइनस ऑफ 27। तो या तो आप ऐसा करो कि ये जो हमें मैट्रिक्स गिवन है इसको हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। या हम इसे ट्रायंगुलर मेथड में जो होता है कन्वर्ट कर लेते हैं, अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर लो, और फिर उसका हम प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल एलिमेंट हम निकाल लेंगे, तो वो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। ठीक है, आइए ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। अब हमें ये क्वेश्चन गिवन है, हमसे कहा गया कि हमें इसका डिटर्मिनेंट पता करना है। तो हमें डिटर्मिनेंट अगर पता करना है तो हम क्या करेंगे, इसको अपर ट्रायंगुलर में पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अपर ट्रायंगुलर में अगर हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हम अगर देखें तो हमें नीचे में यहाँ देखेंगे जो प्रिंसिपल एलिमेंट है उसके नीचे 1 1 1 है। ठीक है, तो अगर हम इसको माइनस कर दें, जैसे ये थर्ड रो है उसको फर्स्ट से माइनस कर दें तो भी चलेगा, सेकंड फोर्थ रो इसको भी फर्स्ट से माइनस कर दे तो हो जाएगा। लेकिन सिर्फ दिक्कत ये आ रही है कि ये हमारा जो 2 है ये दिक्कत कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको 1, ये जो पूरी रो है इसको 1 लाने की कोशिश करते हैं। और वो पूरी रो 1 कैसे आएगी, हम पहले इन सबको ऐड कर लेते हैं, जो भी सारी रो है ना उन सारी रो को ऐड कर लेते हैं। तो हम चेंज करते हैं, R1 is equals to R1 plus R2 plus R3 plus R4। ठीक है, तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 5 5 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2। ठीक है,
और अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि 5 बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 5 बाहर आ गया, तो ये हुआ 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2। ओके, नाउ अब हम इसमें चेंज कर देंगे, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। R2 is equals to R2 माइनस ऑफ R1, सेकेंड रो में से फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिमिलरली R3 is equals to R3 माइनस ऑफ R1, थर्ड रो से भी फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड R4 is equals to R4 माइनस ऑफ R1, R4 से भी इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो तो हमारी एज इट इज रहेगी, तो फर्स्ट रो तो हम एज इट इज लिख देते हैं 1 1 1 1। ठीक है, नाउ सेकेंड रो हम क्या बोल रहे हैं, R2 माइनस ऑफ R1, तो इस रो में से इसको माइनस करेंगे तो ये 1 ये 1 ये 1, ये तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हुआ 2 माइनस 1 1, इसका मतलब आएगा 0 1 0 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 1 0 0। सिमिलरली थर्ड रो में भी क्या आ जाएगा 0 0 1 1, 2 माइनस 1 1, तो ये हो जाएगा 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0। सिमिलरली R4 में से R1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0 1, तो ये हो जाएगा 0 0 0 1। तो आप देखिए ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है। जो डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे के जो एलिमेंट है वो सारे 0 है, उसके अलावा अगर ऊपर में है तो कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। नाउ अभी हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, तो डिटर्मिनेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। और एक चीज हमने इसमें मिस कर दी, जो ये 5 हमने कॉमन निकाला था ये तो रह ही गया, तो ये जो 5 था ये बाहर निकला हुआ रहेगा, तो ये हो जाएगा इंटू ऑफ 5। 4 टाइम्स ऑफ 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5। इस क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट निकल के आएगा। तो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट। ऐसा नहीं है कि हमें अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमें वो बकायदा कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करना है, हम उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक लगा करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम बकायदा फुल जो प्रोसेस होती है वो यूज नहीं करेंगे एग्जाम्स में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।